Hello everyone, welcome to Success Journey। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के वीडियो सीरीज में ये सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो डिस्कस करा था स्टार्टिंग का। बेसिकली हम लोग सिलेबस फॉलो कर रहे हैं इस वक्त बिहार असिस्टेंट आर्किटेक्ट की, जिसकी वैकेंसी आई हुई है रिसेंटली 106 वैकेंसी के आसपास। तो हम उसी के कंटेक्स्ट में वीडियो बना रहे हैं अभी, ताकि कंप्लीट कवर कर सकें। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि अगर आपको और वीडियो चाहिए, पूरी फुल सीरीज चाहिए, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन कंटिन्यू। ऑल्सो अगर कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कंटेंट में कुछ और डिस्कस चाहते हैं कि हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। अ, तो चलिए हम पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो नंबर 2। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस। कि स्पेस के ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्पेस, टोटल स्पेस जो होता है उसको एक आर्किटेक्ट को क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे स्पेस की यूटिलाइजेशन करनी है ताकि इफिशिएंट तरीके से स्पेस का यूटिलाइजेशन हो सके। तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइन। तो हम अभी आर्किटेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, फोकसिंग ऑन हाउ स्पेस आर डिफाइंड, डिवाइडेड एंड यूज्ड। तो मेन काम क्या है कि स्पेस को हमें तीन चीज देखनी है। एक, स्पेस को हमने कैसे डिफाइन कर रखा है कि किस चीज का स्पेस है। सेकेंड, कैसे हमने उसको डिवीजन कर रखा है कि कौन सा स्पेस किस काम के लिए डिवाइडेड है। एंड लास्टली, कि कौन सा स्पेस हम किस पर्पस की यूज कर रहे हैं। तो यही है स्पेस की मैनिपुलेशन मीन्स स्पेस का डिवीजन, स्पेस का डेफिनेशन एंड स्पेस का यूटिलाइजेशन। इफेक्टिव स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर्स फंक्शन, फ्लो एंड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है: फंक्शन, फ्लो और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। कि हम स्पेस को इस तरह से डिवाइड करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे कि फंक्शन सर्व कर सके, फ्लो मेंटेन रहे और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा हो सके जो कि ऑक्यूपेंट है। इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट ऑफ वॉल्स, डोर्स, विंडो एंड फर्नीचर्स। इसके अंदर क्या क्या आता है कि वॉल का, डोर का, विंडो का, फर्नीचर की प्लेसमेंट हम कहाँ कहाँ पे करें टू क्रिएट फंक्शनल, एस्थेटिकली प्लीजिंग इन्वायरमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ यूजर। मतलब हम इन सब चीजों की प्लेसमेंट इस तरीके से करेंगे ताकि ये फंक्शन, फ्लो और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि ये मेन, जब भी हम स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, तो वैसे तो आप अनऑर्गेनाइज कैसे भी रख सकते हो, बट एक आर्किटेक्ट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पेस की इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो ताकि ऑक्यूपेंट्स को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके उस चीज का। इफेक्टिव स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इनकम्पासेस सेवरल की कंसिडरेशन। क्या क्या आता है देखते हैं क्या करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया अभी, फंक्शन है पहला। तो कि फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन का मेन काम क्या होता है कि लेआउट एंड डिजाइन। कि लेआउट और डिजाइन कैसा रखना है, कौन से फंक्शन मतलब किस स्पेस को हम किस लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस रेजिडेंशियल स्पेस नीड्स एरिया फॉर स्लीपिंग, ईटिंग एंड सोशलाइजिंग। जैसे रेजिडेंशियल स्पेस है तो यहाँ पे तीन जैसे रिक्वायरमेंट दिया हुआ है: स्लीपिंग के लिए जगह चाहिए, ईटिंग के लिए जगह चाहिए और सोशलाइजिंग के लिए जगह चाहिए। सिमिलरली अगर कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर एन एग्जाम्पल, तो वहाँ पे वार्ड के लिए जगह होना चाहिए, थिएटर्स, ऑपरेशन थिएटर्स के लिए जगह होना चाहिए, रिसेप्शन के लिए जगह होना चाहिए, एक्सेट्रा, ओपीडी के लिए अलग जगह होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि कौन सी बिल्डिंग है, उसके आधार पे हम फंक्शंस के आधार पे हम डिवाइड करते हैं स्पेस को। ईच विद इट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेसी, साइज एंड कनेक्टिविटी। क्योंकि हर एक स्पेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कहीं पे प्राइवेसी चाहिए, कहीं पे नहीं चाहिए, कहीं पे बड़ा साइज चाहिए, कहीं पे छोटा साइज चाहिए। कनेक्टिविटी कहीं पे बहुत फ्रिक्वेंट चाहिए, जैसे डाइनिंग हॉल होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्राइवेसी की इतनी कंसर्न नहीं है। बेडरूम की बात करें तो वहाँ पे साइज छोटा होना चाहिए, प्राइवेसी मैक्सिमम होना चाहिए, कनेक्टिविटी ओके होना चाहिए। तो हर एक स्पेस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, द कमर्शियल स्पेस लाइक ऑफिशियल और ऑफिस और रिटेल स्टोर माइट प्रायोरिटाइज ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पेसिफिक पाथवे फॉर फुट ट्रैफिक। तो जैसे कमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग है या रिटेल स्टोर है, वहाँ पे ओपन होना ज्यादा जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना ज्यादा जरूरी है, कहीं से भी लोग अप्रोच कर सके, और पाथवे का होना जरूरी है ताकि पैदल लोग कहीं से भी एंटर कर सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ फंक्शन का, इस इमेज में आप देख सकते हो, जैसे फर्नीचर की अरेंजमेंट है, स्लीपिंग एरिया दिया हुआ है, ईटिंग एरिया दिया हुआ है, सोशलाइजिंग एरिया दिया हुआ है। तो सबका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है कि जैसे ये बेडरूम है, ये डाइनिंग हॉल दिख रहा है आपको, ये अगेन बेडरूम है, तो सबका अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है। और सबकी इंट्रेंस एग्जिट आप देख सकते हो इस तरीके से है कि मैक्सिमम मतलब फंक्शन के आधार पे स्पेस का यूटिलाइज किया गया। सबका आप
एरिया भी देख सकते हो, किसका एरिया किस तरीके से दिया गया, वॉशरूम है, किचन है, सबका एरिया अलग से स्पेसिफाइड है। सेकंड है फ्लो। फ्लो क्या स्पेसिफाई करता है, जैसे फंक्शन में फंक्शन स्पेसिफाई होता है कि कौन सा किस फंक्शन के लिए दिया गया है, मतलब डाइनिंग रूम का फंक्शन क्या है, बेडरूम का फंक्शन क्या है, स्लीपिंग का है। उस तरह से फ्लो क्या मेंटेन करता है, इसकी जरूरत मेनली पड़ती है कि आप चाहे कमर्शियल बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। फ्लो का मीन्स ये होता है कि आप जब एंटर करो तो पहले क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, ताकि फ्लो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि पहले 3 4 लगातार रूम आ गए, फिर लास्ट में हमने डाइनिंग हॉल डाल दिया, वो फ्लो किसी काम का नहीं है। या फिर स्टेयर केस सबसे लास्ट में आ रहा है, स्टेयर केस ऐसी जगह पे हमें ब्लेंड करवा रहा है जहां से एक दो लोकेशंस तो बहुत नजदीक है बट बाकी लोकेशंस बहुत दूर है। फ्लो मीन्स होता है कि कनेक्टिविटी, तो एक के बाद दूसरा, एक दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से कनेक्टेड हो आपस में ताकि फ्लो मेंटेन रहे। स्पेशली इसकी रिक्वायरमेंट कमर्शियल बिल्डिंग्स में बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्लेसमेंट ऑफ डोर्स, हॉलवेज एंड फर्नीचर टू इंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट एरियाज, कि कहाँ कहाँ पे डोर्स लगाने हैं, कहाँ कहाँ पे हॉल बनाने हैं, कहाँ पे फर्नीचर लगाना है, ताकि कनेक्टिविटी बेस्ट से बेस्ट तरीके से हो सके, इसको बोलते हैं फ्लो। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि कोई बंदा अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया है तो एक एक फ्लो करके जाएगा, मतलब फ्लो मेंटेन कराएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हर कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से, मतलब आप एक एक करके सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। तो कनेक्टिविटी मतलब फ्लो का ये मतलब होता है कनेक्टिविटी। लास्ट है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। स्पेस कैन सिग्निफिकेंटली affect occupants' mood and behavior. Factors like amount of natural light, color scheme, and the presence of nature can influence the feeling of comfort, productivity, and well-being. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए कि मूड और बिहेवियर पर डिपेंड करता है यूजर के। तो जैसे नेचुरल लाइट है, कलर हमने यूज किया है वो, प्लस प्रेजेंस ऑफ नेचर, इन सब चीजों से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अच्छा होता है। जैसे लाइटिंग वाली अच्छी घर है तो आप कहोगे कि आप खुद ही बोलोगे कि हाँ ये बहुत अच्छा, मतलब सनलाइट अगर ज्यादा इंटरेंस आ रहा है घर के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर तो घर अच्छा होता है। सेकेंडली कलर स्कीम अगर आपने अच्छा यूज किया है तो घर की अपीयरेंस अच्छी होने की वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। The psychological impact of a space is considered through the choice of material. Again, material choice भी important है, colors and the incorporation of elements like plant or arts. तो जैसे नेचर यहाँ पे लिखा गया, तो नेचर के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट्स, आर्ट्स, ये सब लगाते हैं। तो ये सब नेचर प्लेजेंट, मतलब एस्थेटिक पर्सपेक्टिव को इंक्रीज करने के लिए प्लांट्स लगाते हैं, नेचर से को रिलेट करने के लिए। मटेरियल्स एंड कलर्स अपीयरेंस के लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस में 3 चीज आया। पहला फंक्शन, कि जिस चीज के फंक्शन के लिए हम जिसको जहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो प्रॉपरली असाइंड हो। सेकंड है फ्लो, कनेक्टिविटी के लिए। और तीसरा है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, कि हम अपीयरेंस एस्थेटिक पर्सपेक्टिव बढ़ाने के लिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को ध्यान रखते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, तो इसमें इंटीरियर डिजाइन ने क्या किया है कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ स्पेस, शोकेसिंग द यूज ऑफ नेचुरल लाइट। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे एक तरह से डाइनिंग हॉल टाइप का है या वैसे बैठने के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे इस स्पेस का फंक्शन ही यही है। कलर ऐसा रखा गया है कि प्लेजेंट लगे, ग्रीनरी कलर है, प्लस कंफर्ट एंड इनवाइटिंग इन्वायरमेंट। ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल इन्वायरमेंट का ही एक पोर्शन हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लांट्स रखे गए हैं। तो ये लग रहा है कि इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, बस यहाँ पे एक पार्टीशन बना दिया गया है। तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव होता है जब भी हम डिजाइन करते हैं, तो जब भी हम प्लान करते हैं तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, वॉल्स, डोर्स एंड विंडो एंड फर्नीचर। ये आता है कि हम कहाँ पे प्लेस करें जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके और बेस्ट से बेस्ट एप्लीकेशन हमें देखने को मिले। वॉल्स के लिए क्या है, डिफाइन एंड डिवाइड स्पेस। वॉल किस लिए काम आता है, हम सभी जानते हैं, डिवाइड करने के लिए, एक स्पेस को दूसरे स्पेस से डिवाइड करना है। तो क्रिएटिंग रूम्स और जोन्स विद इन अ लार्जर एरिया। द प्लेसमेंट ऑफ वॉल कैन अफेक्ट फ्लो, फंक्शन एंड फील ऑफ स्पेस। बिल्कुल ठीक बात है कि जहां पे हम प्लेस करते हैं उस पर डिपेंड होता है कि फंक्शन क्या है इस एरिया का, प्लस फ्लो क्या है, इस सबको। डोर्स एंड विंडो से क्या मिलता है हमें कि लाइट, व्यूज एंड वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के लिए विंडो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्यूज और इन्फ्लुएंस लाइट के लिए क्या होता है, विंडो भी और डोर्स भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देयर प्लेसमेंट इज इंटीग्रल टू द फ्लो एंड एम्बियंस ऑफ स्पेस। मतलब इनकी प्लेसमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट मायने करती है कि इवन नॉट ओनली फॉर दिस पर्सपेक्टिव बट प्राइवेसी पर्पस के लिए भी विंडो की प्लेसमेंट, डोर की प्लेसमेंट बहुत मायने करता है। कि अगर आपने ऐसे डायरेक्शन से रखा है जहां से सनलाइट ज्यादा आ रहा है, जहां से प्राइवेसी ज्यादा मेंटेन हो रहा है, इट इज मच बेटर। तो डोर्स एंड विंडो की प्लेसमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर दोनों ही कंडीशन में आता है, मतलब एक फंक्शनल भी है और एस्थेटिक पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब फंक्शनल मतलब कि फर्नीचर हम जहाँ पे लगा रहे हैं तो फंक्शन क्या है उसका, कि वहाँ पे सिटिंग एरिया है,
और एस्थेटिक पर्पस मतलब कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम जब भी फर्नीचर यूज करते हैं तो अपीयरेंस सबसे पहले होता है एंड देन आता है सेकेंडली फंक्शन। लोग वहाँ पे सिटिंग एरिया तो बैठेंगे विद इट्स अरेंजमेंट इम्पैक्टिंग यूजेबिलिटी, कंफर्ट एंड द ओवरऑल लुक ऑफ एन इंटीरियर। तो इंटीरियर के लुक में इस फर्नीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, प्लस फंक्शन में तो है ही, ये फंक्शन सर्व कर ही रहा है सिटिंग के लिए। ग्राफिक्स किसको बोलते हैं कि अब हम आर्किटेक्ट को ग्राफिक क्यों ड्रॉ करना पड़ता है, ताकि हम विजुलाइज कर सके जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसको। तो इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है हैंड रिटन स्केच। तो जो हम कह रहे हैं अपनी आइडिया को एक आकार देने के लिए हम सबसे पहला क्या ड्रॉ करते हैं? हैंड रिटन स्केच। हालांकि हैंड ड्रॉन स्केच अब ड्रॉ यूज ज्यादा नहीं होता, बट अभी भी स्टिल हैंड ड्रॉन स्केच आर यूज्ड। सेकंड है आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। करंटली नाउअडेज दीज आर मोस्ट पॉपुलर। कि ड्राइंग्स में हम क्या करते हैं? प्लान्स ड्रॉ करते हैं, एलिवेशंस। प्लान में क्या होता है? टॉप व्यू। एलिवेशंस में क्या होता है कि हम हाइट देखना चाह रहे हैं किसी चीज का कितना। और सेक्शन में क्या करते हैं? बीच से कट करके हम बीच का सेक्शन देखते हैं। और रेंडरिंग में 2D 3D रेंडरिंग, मतलब उसका रियलिस्टिक इमेज हम क्रिएट करते हैं। जिससे क्या होता है जो प्रोफेशनल है वो क्लाइंट्स को डायरेक्टली शोकेस कर सकता है बिफोर कंस्ट्रक्शन। मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले ही अपनी आइडिया को एक आकार देके, एक रूप देके, इवन 3D में रेंडर करके क्लाइंट को दिखा सकता है कि ओके आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ऐसा होगा, प्लान ये होगा, टॉप व्यू ये होगा, साइड व्यू ये होगा, सेक्शन वाइज ये होगा, और 3D वैसा दिखेगा। इससे क्या होता है? क्लाइंट की भी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है और ज्यादा से ज्यादा गैप मिटता है। मतलब जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप होता है क्लाइंट और प्रोफेशनल के बीच में, वो गैप खत्म हो जाता है। बिकॉज नाउ यू कैन शो ऑफ द डायरेक्ट 3D रेंडरिंग ऑफ द स्ट्रक्चर की बात बनने के बाद कैसा दिखेगा वो आप पहले ही दिखा सकते हो। इससे यह फायदा होता है। मास्टरी ऑफ आर्किटेक्चरल ग्राफिक्स इनेबल्स आर्किटेक्ट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद क्लाइंट्स, जैसा हमने डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्टर एंड रेगुलेटरी बॉडीज। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है ड्राइंग्स, दूसरा डायग्राम्स, तीसरा आता है रेंडरिंग। तो ड्राइंग्स में क्या क्या होता है? प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन डिटेल्स। डायग्राम्स में क्या आता है? कंसेप्चुअल ड्राइंग्स, जिससे क्या एक्सप्लेन होता है? प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन, फ्लो, रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, ये होता है डायग्राम्स के अंदर। और लास्टली रेंडरिंग में क्या होता है? 3D व्यू, जिससे हम रियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3D 2D रेंडरिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं नाउअडेज? तो हम रेंडरिंग के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम कंप्यूटर के थ्रू इन ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं। तो पहला है कैड। कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये सब सॉफ्टवेयर है जो कि क्या अलाउ करते हैं हमें? क्रिएट करना और मैनिपुलेट करना। क्रिएट कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? 2D एंड 3D आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को एंड मॉडल्स को। मतलब बनने से पहले हम 2D 3D मॉडल्स बना सकते हैं इसमें यूजिंग कैड डिजाइन। बीम क्या है? अगेन टू कनेक्ट, इसको बोलते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म आप जरूर याद रखो। कैड का मीनिंग क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बीम का मतलब है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो नाम से क्लियर है, बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन की मॉडलिंग कर रहे हैं। तो कैड सिर्फ 2D 3D आपको आर्किटेक्चर बना के देगा, ड्राइंग बना के देगा, बट बीम क्या करेगा? आपको उसकी मॉडलिंग करके देगा, मतलब 3D मॉडल उसका आपको डिटेल करके देगा। तो मॉडल्स दैट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिल्डिंग, ये इसका मेन मीनिंग है। जैसे रेविट यूज करते हैं आज के डेट में, बहुत पॉपुलर है। तो रेविट क्या करता है? ये बीम का काम करता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का काम करता है। 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे हैं, जैसे माया है, 3D मैक्स है, स्केचअप है। हम सब में 3D मॉडलिंग करते हैं, जिससे आप पूरी स्ट्रक्चर को बनने से पहले 3D रेंडरिंग में दिखा सकते हो कि स्ट्रक्चर बनने के बाद कैसा दिखेगा, इवन विद प्रॉपर लाइटिंग एंड शेडिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। Architectural rendition involves creating photorealistic image and animations of the architectural design. These renditions are used to visualize the final appearance of the project, helping client and public understand the architect's vision. तो रेंडरिंग क्या अलाउ करता है कि वही है कि 3D रेंडरिंग जो है कि बनने से पहले ही आपको रियलिस्टिक व्यू आपके सामने होगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि मेरा अल्टीमेट प्रोडक्ट ऐसा बन के दिखने वाला है। ये उसी की डिटेलिंग है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कुछ एग्जामिनेशन में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये आया था डीडीए में। तो डीडीए में क्या आया था वो देखिए। एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रिलेशनशिप ऑफ प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन। कि प्लान, सेक्शन और एलिवेशन में क्या
मतलब रिलेशनशिप ट्रू कौन सा है, तो प्लान हम जानते हैं टॉप व्यू को बोलते हैं, सेक्शन हम बोलते हैं क्रॉस कट कर, मतलब बीच से कट करके जो हम सेक्शन अलग अलग करते हैं उसको बोलते हैं सेक्शन, और एलिवेशन किसको बोलते हैं कि हम जब हाइट देखते हैं। तो कैसे रिलेटेड है, इसका एग्जैक्ट आंसर है दे कंप्लीट ईच अदर एंड प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग्स डिजाइन एंड स्पेशियल क्वालिटीज। क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्यों, क्योंकि हम किसी एक को देख के सब कुछ जानकारी नहीं ले सकते, सिर्फ प्लान देखने से हमें सिर्फ टॉप व्यू दिखेगा, मतलब लेंथ और विड्थ दिखेगा, बट उससे हमारा इंटीरियर का स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। सिर्फ एलिवेशन से हमें सिर्फ हाइट दिखेगा, बट लेंथ और विड्थ नहीं दिखेगा। सिमिलरली अगर सिर्फ हम एलिवेशन रखते हैं तो सिर्फ हाइट दिखेगा, सेक्शन से हमें सिर्फ बीच का दिखेगा। तो तीनों मिला के हम किसी स्ट्रक्चर की ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप लिखा हुआ है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर कॉम्प्लीमेंट each other and provide comprehensive understanding of a building design and spatial qualities। तो स्पेस, 3D स्पेस की जो क्वालिटीज है वो रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म इज डिजाइन इन डिजाइन इज। तो क्या रिलेशनशिप होता है फंक्शन के बीच में, स्ट्रक्चर के बीच में और फॉर्म के अंदर। तो फंक्शन इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर। फंक्शन से क्या बनता है, फंक्शन हमने अभी हमने देखा था कि फंक्शन क्या होता है कि कौन सा लोकेशन स्पेस अब किस फंक्शन के लिए डिवाइड कर रहे हो उसको बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन किसको इन्फ्लुएंस करता है, स्ट्रक्चर को, विच इन टर्न्स डिटरमाइन द फॉर्म, विच इन टर्न्स डिटरमाइन द फॉर्म। इससे क्या डिनोट होता है कि फॉर्म कैसा है, अल्टीमेटली फॉर्मेशन कैसा होगा स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ स्केल एंड प्रोपोर्शन हेल्प्स टू। तो जो स्केल और प्रोपोर्शन का, हालांकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि स्केल और प्रोपोर्शन का किस चीज में हेल्प मिलता है हमें, तो बैलेंस और हार्मनी मिलता है। मतलब बैलेंस हमने पीछे देखा था, बैलेंसिंग में क्या होता है कि एलिमेंट्स की बैलेंसिंग, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अपर साइड, बॉटम साइड, दोनों तरफ हम बैलेंस करके चलते हैं। तो स्केलिंग बेसिकली क्या करता है और प्रोपोर्शन क्या करता है। स्केल मतलब हुआ कि हम डेटा को स्केल कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को स्केल कर रहे हैं इक्वली प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अगर हम स्ट्रक्चर को स्केल में बनाएंगे और प्रोपोर्शन में बनाएंगे तो क्या फायदा होगा, बैलेंस रहेगा, स्ट्रक्चर बैलेंस रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा, और इससे हार्मनी में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए स्केल और प्रोपोर्शन किसको अफेक्ट करता है डायरेक्टली, बैलेंस एंड हार्मनी को। नेक्स्ट और एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। आर्किटेक्चरल डिजाइन टुडे नीड नॉट एड्रेस। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन में इनमें से कौन सा एड्रेस नहीं किया जाता है, क्लाइमेटिक कंसिडरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, स्टाइलिक एफिलिएशन और यूजर रिस्पॉन्स। तो इसमें मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आंसर कौन सा है कि देखो क्लाइमेटिक कंसिडरेशन आर्किटेक्ट के लिए प्राइमरी कंसिडरेशन है, क्लाइमेट तो कंसिडर करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एनर्जी एफिशिएंसी सेकेंड प्राइमरी चीज है, ये एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है तो जैसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है जरूरी है। स्टाइलिक एफिलिएशंस, इसकी जरूरत हर एक प्रोजेक्ट में नहीं होती है, और यूजर रिस्पॉन्स तो मैंडेटरी है ही। तो द मोस्ट कॉमन आंसर क्या कह रहा है कि किसकी जरूरत नहीं होती है हर एक प्रोजेक्ट में, तो वह है स्टाइलिक एफिलिएशन की। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। डिजाइनिंग रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चरल स्पेस रिक्वायर कंसिडरेशन गिवन टू। कह रहा है अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब आउट ऑफ द स्कोप है बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं। और अगर आप देखें कि कह रहा है कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चरल स्पेस रिक्वायरमेंट किसके लिए होता है, तो मेरे हिसाब से यूजर सेटिस्फैक्शन पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि पैसिव कूलिंग सिस्टम, इनोवेशन इन स्ट्रक्चरल सिस्टम या स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम ये सब ठीक है, बट रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चरल स्पेस रिक्वायरमेंट जो होता है सबसे ज्यादा वो होता है यूजर की सेटिस्फैक्शन के लिए। तो यूजर सेटिस्फैक्शन इज द राइट आंसर। क्रिएटिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रपोजल में नॉट इंक्लूड। कह रहा है कि आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रपोजल में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो formulating an area program, evolving design alternative, incorporating a structure and service into finalized proposal, और डिजाइन डिटेल ऑफ इंटीरियर फर्नीचर। तो इसमें देखिए इसमें जो आर्किटेक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, तो एरिया प्रोग्राम जरूरत है, एक इवॉल्विंग डिजाइन अल्टरनेटिव बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि डिजाइन अल्टरनेटिव नहीं होगा तो कोई एक प्लान जरूरी नहीं है क्लाइंट को पसंद आए और वही प्रपोजल आगे भी पास हो जाए। इनकॉपरेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड सर्विस इनटू फाइनलाइज प्रपोजल, बिल्कुल इसकी तो जरूरत है ही। लास्ट कह रहा है डिजाइन डिटेल ऑफ इंटीरियर फर्नीचर। इंटीरियर फर्नीचर की जरूरत इंटीरियर डिजाइनिंग में ज्यादा होती है, आर्किटेक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा डी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो वैसे जो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि इस टॉपिक से आ रहे हैं, डायरेक्टली मैच कर रहे हैं, आई विल बी कवरिंग दोज क्वेश्चंस आल्सो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर वीडियो आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, पूरी कोर्स चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए अगेन। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको
को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।